कोशिका जीवन की इकाई में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली का विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इसके बीच में मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली का विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। जो कोशिका झिल्ली का संरचना होता है उसके ज्ञान का संभव हो सका। इसके बीच में मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययन करने के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली जो होती है मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो प्रमुख लिपिड होता है फास्फोलिपिड होता है। इसमें प्रमुख लिपिड जो होते हैं फास्फोलिपिड होते हैं। इसमें प्रमुख लिपिड जो होते हैं फास्फोलिपिड होते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। जो क्या करते हैं? दो सतह में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है। लिपिड जो होता है झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जलभीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जलभीरू सिरा पुच्छ अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। इससे क्या सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई हैं। तो दूसरा है अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहती हैं। अध्रुवीय के पुच्छ में जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती हैं। इसके अतिरिक्त उसके अलावा फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो फास्फोलिपिड की झिल्लियाँ होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो फास्फोलिपिड की झिल्ली होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड, कोशिका झिल्ली में जो लिपिड पाया जाता है, लिपिड के घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। जो लिपिड के घटक होते हैं वो किससे बने होते हैं? फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। लिपिड के जो घटक होते हैं वो फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका के झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका के झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका के झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न कोशिकाओं में जब आप देखेंगे प्रोटीन और लिपिड का अनुपात जो होता है अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य का रुधिराणु इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग इरिथ्रोसाइट के झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाला प्रोटीन
अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। झिल्ली में जो पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है। परिधीय प्रोटीन कहाँ पर होता है? झिल्ली के सतह पर होता है। परिधीय प्रोटीन झिल्ली के सतह पर होता है, जबकि जो अंगभूत प्रोटीन होता है आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। अंगभूत प्रोटीन क्या होते हैं? आंशिक और पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली के सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन जो होते हैं आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो होता है 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका झिल्ली का जो उन्नत नमूना होता है 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमि नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। जिसके तरल कृमि नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इसी के अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड जो होता है द्विसतह के भीतर प्रोटीन पाशविक गति करता है। द्विसतह के भीतर जो होता है प्रोटीन पाशविक का गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करता है। जो झिल्ली के अंदर क्षमता करने की जो झिल्ली के भीतर की गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करता है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कार्य झिल्ली का जो तरल प्रकृति के कार्य होते हैं वो कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्रवण, अंतरकोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि के दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जो झिल्ली के तरलीय प्रकृति इसके कार्य, झिल्ली के तरल प्रकृति के कार्य, कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन, कोशिका की वृद्धि और अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, कोशिका का वृद्धि और अंतरकोशिक संयोजन का निर्माण, स्रवण अंतरकोशिक कोशिका विभाजन, स्रवण अंतरकोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि के दृष्टि में महत्वपूर्ण है। स्रवण अंतरकोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि के दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणु का परिवहन होता है। इसमें क्या होता है? अणु का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। इसमें जो अणु मिलते हैं दोनों तरफ मिलने वाले अणु के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं। उसमें कुछ अणु जो होते हैं बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। जो बिना ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार इस झिल्ली में होकर आते हैं